Hello, Namaste, Vanakkam, and welcome to my channel Learn English with Nandita. Today is the day for reading passages. As you can see, reading passages. First, let me start with the strategizing it for you. I will go step by step and I'll make it very easy for all of you before your board exams. For both 12th standard and 10th standard students, you are welcome and you are, I'm sure, ready to go to learn and to explore new ideas before you actually go and write answers to your reading passages. ऑल राइट, तो आज रीडिंग पैसेजेस है. मैं आप लोगों को 7 स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, कुछ पॉइंटर्स दूंगी, वैल्यू पॉइंट्स और की पॉइंट्स क्या होते हैं बताऊंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, टिप्स प्रोवाइड करूंगी ताकि आप 12th बोर्ड हो, 10th बोर्ड हो या आगे जाके कोई भी इंग्लिश रिलेटेड एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें इंग्लिश पेपर्स होते हैं, कोई भी ईएलटी एग्ज़ाम्स होते हैं, एमबीए के इंग्लिश पेपर्स हो या कोई भी इंग्लिश वाला पेपर हो जिसमें कि रीडिंग पैसेज हो, उसको आप आसानी से कवर कर सको. राइट, सो लेट्स स्टार्ट with the first strategy. The first one is the toughest one. You have to improve your vocabulary skills. Vocabulary हम लोग बेसिकली सोचते हैं कि वर्ड मीनिंग्स होता है, ऐसा नहीं है. Vocabulary is the complete package of having the idea of synonyms, antonyms, homonyms या homophones, parts of speech, where it can be acted as, and also literary devices, right? So it includes everything about a single word, right? So हम जब vocabulary सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मायने जान लो बस हो जाता है. ऐसा नहीं है. उस वर्ड का आपको मायने जाना चाहिए, उस वर्ड का आपको रेफरेंस पता रहना चाहिए कि कहीं पर कॉन्टेक्चुअली मतलब सिचुएशन के हिसाब से मायना चेंज होता है कि नहीं, उसका मीनिंग्स जो हैं सिर्फ नहीं हो, उसके ऑपोजिट्स भी पता होने चाहिए, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट्स भी पता होने चाहिए, उन वर्ड्स में साउंड से क्या रिलेशन है, उस तरह के सेम साउंडिंग वर्ड्स और मिलेंगे क्या, या वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा, क्या होगा, उस वर्ड को लेकर के हम एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं क्या. ठीक है, ये सारी आइडिया आपको होनी चाहिए अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग है, ये आप मानते हैं तो अगर ऐसा है भी, अगर आपको लगता है कि आपका वर्ड पावर काफ़ी स्ट्रांग है, तो भी आज से, अभी से, इवन इसी मुहूर्त से जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर एक वर्ड पे ध्यान दो कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगा. समझने की कोशिश करो कि उसका और क्या सिनोनिम बैठ सकता है वहाँ पर, क्या उसका ऑपोजिट कोई वर्ड है. ऐसे करके अपना वोकैबुलरी इसी वक्त से आप इम्प्रूव कर सकते हो. डोंट गेट नर्वस कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तो भी आप इसी वक्त से इम्प्रूव कर सकते हो. और जिनको स्ट्रांग है वो भी अब ये ज़्यादा ध्यान देना शुरू करो. ठीक है, सिर्फ मीनिंग नहीं. देन सेकेंड स्ट्रैटेजी है कि आप क्वेश्चंस बनाना खुद से सीखो. एक चैप्टर है, एक कोई पोर्शन आपने पढ़ा है, उसमें से क्या आप खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो. सिर्फ व्हाट व्हेन हाउ वाले, व्हाट व्हेन व्हाई वेयर वाले क्वेश्चन नहीं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो नहीं, जब बल्कि हाउ वाले क्वेश्चंस भी या वाई वाले क्वेश्चंस भी. इनफैक्ट मैंने वाई पहले भी यूज़ कर दिया, बट जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो क्या क्या से शुरू होते हैं. व्हाट, व्हेन, टाइम बताएगा, है ना, वेयर, प्लेस बताएगा, ठीक है, विच, कौन सा बताएगा. ये सब आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है. और वाई एंड हाउ जो वो रीज़न एंड स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन होते हैं. तो आपको ये सभी तरह के क्वेश्चन बनाने आते हैं कि नहीं वो देखो, क्योंकि अगर वो आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का वैल्यू पॉइंट, मतलब उस क्वेश्चन में कितना पूछा गया है, कितने हिस्से में पूछा गया है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. ओके. और हमेशा कोई भी वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसका
टोन क्या है ये जानने के लिए, या वो वर्ड है, कोई नया वर्ड है आपने कभी नहीं सुना है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है ये जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। मतलब उसके आसपास के ऊपर के दो तीन सेंटेंसेस, नीचे के दो तीन सेंटेंसेस सभी को बार बार पढ़ो, ताकि तुमको आइडिया हो जाए अच्छा ये यहाँ पर इस वजह से लगा होगा, ठीक है, ये यहाँ पर इस वजह से आया होगा, है ना। ऐसे करके, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन में वो वर्ड ज़रूर से एक ही ऐसा वर्ड होगा जो कि अलग दिख रहा हो, तो बाकी अगर आप सिचुएशन को समझ जाओ तो वो वर्ड किस वजह से काम कर रहा है वो तो एटलीस्ट आप समझ जाओगे, तो एग्जैक्ट मीनिंग ना सही, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आप समझ जाओगे, राइट। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको फेमिलियराइज करना चाहिए अपने अपने को इसी तरह के टेस्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, इस तरह के टेस्ट और एग्ज़ाम्स को फॉलो करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ द फर्स्ट थिंग, ये सब तो मैंने आगे के प्रिपरेशन वाले स्ट्रैटेजीज बताए। अब जब आप सामने हो, आप रीडिंग पैसेज के सामने हो, तब आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन योर रीडिंग पैसेज इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज इज टू go for the main idea, to search for the main idea by looking at the title, by looking at the first sentences, last sentences of paragraphs and all that. So it has to be done right at the beginning and it has to be done by skimming through. Skimming मतलब क्या होता है, एक झलक आप उस चीज़ को देख ले रहे हो, ठीक है। आप मैगजीन के पेजेस जब आप पलटते रहते हो, यू आर एक्चुअली स्कीमिंग थ्रू इट, ठीक है, उसको स्कीमिंग बोलते हैं। स्कीमिंग इज अ काइंड ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ रीडिंग स्किल, राइट। एंड जब आप फिर उसको पढ़ने वापस जा रहे हो, ये तो आपने एक बार स्कीम थ्रू कर लिया ताकि आपको मेन आइडिया पता चल जाए कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है। नाउ वंस यू हैव डन दैट, यू हैव स्कीम थ्रू द पैसेज, यू हैव स्कीम थ्रू द क्वेश्चन, देन यू आर कमिंग बैक टू द पैसेज फॉर अ थरो रीडिंग। ज़्यादा ध्यान से लाइन बाय लाइन, इन बिटवीन लाइन्स समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप दोबारा आ रहे हो। तब उस समय पढ़ते वक्त एक रफ समरी बना लो आपके हेड में ही कि क्या है, मतलब इसका क्या समरी है, क्या आउटलाइन है, वो अपने दिमाग में बना लो, ताकि जब भी आप आंसर करने जाओ तो आपको आइडिया रहे कि अच्छा इसका समरी ही ऐसा है तो इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में भी अगर कंफ्यूजन हो तो वो जो ड्राफ्टेड समरी है आपके दिमाग में, दैट विल हेल्प यू आउट, ओके। ऑलवेज ब्रेक अप, दो इट इज़ अप टू यू ऑल्सो, बट फिर भी मैं ये समझती हूँ कि हमेशा ब्रेकअप में ही पढ़ना चाहिए, मतलब ब्रेकअप करके पढ़ना चाहिए। मतलब पहला, अगर उसमें 3 पैराग्राफ हैं तो एक एक पैराग्राफ करके पढ़ो, ठीक है, ताकि उस पैराग्राफ में क्या है वो पहले समझ लो, फिर दूसरा पैराग्राफ में क्या है फिर वो समझ लो। एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक बार ध्यान में डालो कि अच्छा ये पैराग्राफ इस पर है, दूसरा पैराग्राफ इस पे है, ठीक है। ऑलवेज रीड थ्रू स्मॉलर सेक्शंस एंड ट्राई टू पेस योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि हम लोग रीडिंग पैसेज पढ़ रहे हैं और खिड़की की तरफ देख रहे हैं और कोई सुंदर लड़की नज़र आ रही है उसकी तरफ देखे जा रहे हैं, तो क्या पढ़ा था वो भी भूल गए हैं और टाइम भी भूल गए हैं। तो पेस का क्या मतलब होता है, स्पीड पकड़ के काम करो, ठीक है, स्पीड रखो, पेस इज स्पीड, ठीक है, तो स्पीड पकड़ के काम करो। ऐसा नहीं कि रीडिंग पैसेज पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भी घुमा लिया। अच्छा इन्विजिलेटर मैम, लड़कियां क्या करेंगी, जैसे लड़के क्या करेंगे, लड़कियों की तरफ देखेंगे, और लड़कियां, दो इट्स नॉट ऑलवेज सो, डोंट टेक मी अदरवाइज, जस्ट जोकिंग अराउंड, जस्ट फूलिंग अराउंड। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम ऑलरेडी सॉरी फॉर इट, बट बेसिकली ऐसा होता है, दैट्स द जनरल नेचर, हम लोग भी करते थे, ठीक है। तो हम लोग लड़कियां थी तो हम लोग ज़्यादातर, इफ़ द इन्विजिलेटर यूज टू बी अ वुमन, तो उसने साड़ी क्या पहनी है, उसने गहने क्या पहने हैं, दोज वी यूज टू सर्च एंड सी, राइट। सो वो सब नहीं करना है ताकि आपका जो पेस है वो गड़बड़ाए नहीं। और पहले से जब प्रैक्टिस के टाइम पे आप अपना पेस कैसे या स्पीड कैसे पकड़ सकते हो, आप अगर बार बार प्रैक्टिस करो रीडिंग पैसेजेस के और उसका टाइमिंग सेट कर लो, जैसे कि दौड़ने वाले लोग अपने आप, सो जैसे दौड़ने जाते लोग, मतलब जिन लोग दौड़ते हैं या स्प्रिंटर्स होते हैं या रनिंग में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोग अपना सेटअप कर लेते हैं टाइम, है ना। उन लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हर बार दौड़ करके देखते हैं उतना दौड़ करके कितना टाइम लगा, फिर उसी जगह को फिर से दौड़ करके देखते हैं। वैसे ही आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपका पेस सही हो जाए, आपका स्पीड सही पकड़ ले। एंड ऑलवेज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। मैंने तो बता दिया कि लड़के लड़कियां दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, इनफैक्ट हर कोई विंडो के तरफ तो ज़रूर से देखते रहता है।
get out of that that out of your head, ठीक है, get that distractive mode out of your head. बिल्कुल distraction नहीं होना चाहिए जब आप reading passage कर रहे हो. Is that clear? So we are done with it. The 7 strategies: vocabulary, value point, context, main idea, summary, read smaller section, pace yourself, and eliminate distraction. Right? That's all for the reading comprehension strategies. Now, tips for solving class 10th or even class 12th comprehension passages. राइट तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो सीबीएसई में 10th या 12th के लिए आते हैं, उसको एक बार थरो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. जो सेकंड रीडिंग है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट शुड बी स्किमिंग एंड द सेकंड रीडिंग शुड बी थरो. सो फर्स्ट क्या होना चाहिए? स्किम ड्यूरिंग योर फर्स्ट रीडिंग, देन स्कैन व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन. तो मतलब आपके 3 रीडिंग बेसिकली होने चाहिए. सेकंड रीडिंग जो है वो थरो रीडिंग होना चाहिए. फर्स्ट रीडिंग जो है वो स्किम थ्रू होना चाहिए, जैसे कि आप मैगजीन कवर को उलट के देखते हो. और लास्ट फाइनल रीडिंग जब आप आंसर कर रहे हो तब भी एक बार रीचेक कर लेना है, एटलीस्ट उसी पोर्शन को रीचेक कर लेना. तो वो क्या होता है? वो स्कैनिंग होती है. स्कैनिंग कैसे करते हैं हम लोग? अगर एक लिस्ट ऑफ नाम दिया हुआ है तब आप अपना नाम कैसे खोजते हो, उसको स्कैनिंग बोला जाता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ रीडिंग स्किल. Always focus is always should be on relevant point, है ना. Your focus should always be on relevant point, on the key points. Relevant point को क्या बोला जाता है? Key point. ठीक है. And underline them with pen or pencil. अब हल्के से पेन से मत किया करो, क्योंकि एग्जामिनर तो नहीं, बट इन्विजिलेटर आपको टोक सकता है. तो पेन से हल्के से लाइन वगैरह दे देना है. फर्स्ट रीडिंग जो है वो हमेशा क्वेश्चन की होनी चाहिए. और क्वेश्चन की रीडिंग तो जो आपने फर्स्ट रीडिंग ऑफ पैसेज जो है आपने जस्ट स्किम किया है टू नो द मेन आइडिया. और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है एंड देन यू शुड गो बैक टू पैसेज. ठीक है. आंसर्स आर ऑलवेज आस्क्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. वैसे तो सीबीएसई में 10th और 12th में इवन पैराग्राफ मेंशन कर दिया जाता है कि ये पहला क्वेश्चन पैराग्राफ 1 से, दूसरा क्वेश्चन भी पैराग्राफ 1 से, तीसरा क्वेश्चन पैराग्राफ 2 से, ऐसे कर मेंशन रहता है. बट अगर नहीं भी रहे तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान में रखना कि पहला क्वेश्चन पहले तरफ में होगा और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने जहाँ पाया उसके नीचे की तरफ पास में ही कहीं होगा, फिर तीसरा उसके बाद, ऐसा ही होगा. ठीक है. एंड ऑलवेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज यूज योर ओन वर्ड, डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द पैसेज. ऑलवेज राइट योर आंसर इन योर ओन पेज. तो अब फास्टेस्ट मेथड ऑफ रीडिंग जान लेते हैं. सबसे फास्टेस्ट मेथड जो होता है वो स्कैनिंग होता है, जो कि मैंने बताया कि लास्ट में आपको यूज़ करना है. एक बार और जब आप आंसर कर रहे हो तब भी एक बार और चेक करते हुए, स्कैन करते हुए आपको आंसर करना है. ठीक है. इट इज़ बेसिकली परव्यूइंग एंड आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक वर्ड एंड फ्रेजेस. ठीक है. फर्स्ट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन जो है वो, और ये सब कहाँ पर यूज़ होना चाहिए? पहले तो फर्स्ट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन में होना चाहिए स्किमिंग एंड स्कैनिंग, एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द पैसेज में होना चाहिए स्कैनिंग. ठीक है. लेट्स नाउ go and understand the steps for attempting a passage. आप क्या क्या करोगे जब आप वहाँ पर ऑलरेडी हो? ये तो आपने पहले स्ट्रैटेजीज, पहले वाले और वहाँ वाले स्ट्रैटेजीज समझ लिए. कहाँ पर कौन सा करना है, किस तरह का स्किल्स इस्तेमाल करना है, स्किमिंग करना है, स्कैनिंग करना है, ये सब आपने समझ लिया. ठीक है. थरो रीडिंग करना है, ये सब समझ लिया. अंडरलाइन कहाँ पर करना है, फिर क्या करना है, वो सब समझ लिया. अब क्या स्टेप फॉलो करना है, किसके बाद क्या करना है. ठीक है. तो पहला जिस्ट ऑफ द पैसेज जाना ज़रूरी है. जिस्ट मतलब मेन आइडिया. तो एक स्किम करते हुए आप जाओगे जिससे कि आपको मेन आइडिया पता चल जाए. और इसको कैसे कर सकते हो? पैराग्राफ्स देखो, उसके साथ क्या क्या है, पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन्स देखो, पिक्चर्स देखो उसके साथ क्या आया है, ग्राफ्स अगर है, कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, टाइटल अगर है तो इन सबको आप चेक कर लो. अगर कोई कैप्शन है, अगर बोल्ड लेटर्स है, उनको आप चेक कर लो. अब आते हैं स्किम एंड स्कैन करना है, जो बार बार है ना, स्किम एंड स्कैन थ्रू द क्वेश्चन इवन बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. तो आप क्या कर रहे हो? पहले आप स्किम कर रहे हो पैसेज को, मेन आइडिया जिस्ट समझ में आ गया है, पैराग्राफ्स के फर्स्ट पॉइंट्स ये सब देखकर, टाइटल देख करके, सब देख करके, फिर आप क्वेश्चन में आ रहे हो.
क्वेश्चन में आप स्किम कर रहे हो और स्कैन भी करते जा रहे हो वर्ड्स को, है ना, वहाँ पर भी कीवर्ड्स को वैल्यू पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जा रहे हो। तो स्किम एंड स्कैन करना है पहले क्वेश्चन, फिर थरो रीडिंग के लिए सेकंड बार आप पैसेज में आओगे। ऑलराइट, फिर ये अंडरलाइन करना है कंटेंट, वर्ड्स, फ्रेजेस, ये तो मैंने बता दिया है। जब आपने दोनों पैसेज और क्वेश्चन से फेमिलियराइज कर लिया है खुद को, मतलब उसकी जानकारी ले ली है, तभी आप आंसर करो क्वेश्चन, ठीक है। एंड आंसर करने के बाद चेक योर आंसर फॉर स्पेलिंग्स, फॉर अदर मिस्टेक्स, है ना, पंक्चुएशन एरर्स, ऑल दोज, ग्रामर एरर्स स्पेशली। तो कोई भी करेक्ट नहीं होता है बेटा। मैं देखो वीडियो बनाते बनाते आई ऑल्सो डू मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट दैट, राइट। सो ऑलवेज एक्सेप्टिंग द मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ करेक्टिंग दैट मिस्टेक। सो जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि गलत किया है, तभी तो आप सुधार पाओगे, है ना। तो इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है, राइट। नाउ क्या करने से आपके आंसर सही बैठेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर इन फुल सेंटेंसेस, ठीक है। और ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर वन आफ्टर द अदर। अगर कोई छूट जा रहा है तो आप वापस जा कर के वहाँ पर लिख सकते हो। वहाँ पर अगर नंबरिंग आप सही से करो तो आप वापस लिख सकते हो कि मतलब सोच लो ए बी सी लिखा, उसके बाद डी छूट गया, ई और एफ किया, उसके बाद याद आया कि आपका कुछ छूट गया, तो फिर उसको वहाँ पर लिख सकते हो। बट इट इज़ प्रेफरेबल दैट यू आंसर वन आफ्टर द अदर, यूज़ योर ओन वर्ड, राइट इन कंप्लीट सेंटेंसेस, डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द पैसेज। हमेशा अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को पहले, पहले जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तब वहाँ पर अंडरलाइन करना है, और जब आप आंसर कर रहे हो तब आंसर में भी जो कीवर्ड है, जो वैल्यू पॉइंट पूछा है, उसको अंडरलाइन ज़रूर से करना है। इज दैट क्लियर? Always remember the value point while answering the question and accordingly write the answer. Don't overdo or अंडरडू इट, मतलब ज़्यादा नहीं लिखना है। 2 ही पॉइंट मांगा है तो मैं 4-5 पूरा ही पैसेज का लिख दे रहा हूँ, उसे ही से उतार दे रहा हूँ, नहीं करना है। और ना ही कम करके लिखना है, मतलब कोई एक पॉइंट छूट गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चेक योर आंसर फॉर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर्स। पंक्चुएशन एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप स्पेशली कोटेशन उठा करके लिख रहे हो, कॉमा, कोटेशन मार्क्स, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। या फिर एटलीस्ट कोई कीवर्ड वहाँ से ले रहे हो जिसको कि आप कोट कर रहे हो, है ना। तो पंक्चुएशन एरर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आंसर इन फुल सेंटेंसेस प्लीज़। अगर वन वर्ड भी मांगा है तो पूरा एटलीस्ट क्वेश्चन के साथ मिला करके एक सेंटेंस बना करके आंसर करो, फुल सेंटेंसेस में आंसर करो, ठीक है। ऑल पार्ट शुड बी आंसर, कोई भी पार्ट रह नहीं जाना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं कि कैसे हम लोग मेन आइडिया सर्च कर सकते हैं। मैंने एक आइडिया ऑलरेडी दे दिया है। मेन आइडिया जो है आप टाइटल से जान सकते हो, ग्राफ या पिक्चर से जान सकते हो, या फिर बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ को पढ़ो। एक हल्का सा बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ को पढ़ो, क्योंकि वो बता देगा कि आगे क्या होने वाला है। और कंक्लूजन ऑफ ईच ऑफ द पैराग्राफ पढ़ो, क्योंकि वो बता देगा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में था, सम अप कर देगा, और आने वाले पैराग्राफ के बारे में भी बता देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मेन आइडिया को जानने के लिए। अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंशन इज बेसिकली आई अंडरस्टैंड व्हाट आई रीड, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से ही पढ़ना है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको जल्दी पढ़ने में, मेन आइडिया सिलेक्ट करने में ईजी मतलब हो सकता। सो हाउ टू आइडेंटिफाई की पॉइंट्स, मतलब कोई भी पैसेज या पैराग्राफ हो उसके की पॉइंट्स होते हैं। की पॉइंट्स जो होते हैं वो कंटेंट वर्ड्स होते हैं। इज, एम, आर, आर्टिकल्स, ए एन, द वगैरह, ये सब आप हटा दो, प्रपोजिशन वगैरह, है ना, ऑफ वगैरह हटा दो। तो जो कंटेंट वर्ड्स हैं दे आर द की पॉइंट्स। वो कंटेंट वर्ड आपको वैल्यू पॉइंट के हिसाब से आंसर करने में मदद करेंगे, ठीक है। और हाउ टू आंसर फॉर वैल्यू पॉइंट, मतलब किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू पॉइंट रहता है, मतलब एक ही चीज़ पूछा गया होता है। किसी क्वेश्चन में 2 वैल्यू पॉइंट रहता है, मतलब 2 चीज़ें पूछी गई रहती है। किसी क्वेश्चन में 3 वैल्यू पॉइंट रहता है, मतलब 3 चीज़ें पूछी गई रहती हैं। एक बड़ा चीज़ होता है उसमें से, और बाकी 2 छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। Not just for the paragraph answering or passage answering, but even for your literature answering also, understanding value point is very important, ठीक है। तो यहाँ पर I have given a short passage. I have taken up quotes from Sadhguru and I have added 1 or 2 lines of my own, right.
Now, death means the physical body is completely lost. ओके, डेथ मीन्स द फिजिकल बॉडी इज कम्प्लीटली लॉस्ट. तो यहाँ पर देखो की पॉइंट्स क्या है, डेथ, फिजिकल बॉडी, कम्प्लीटली लॉस्ट, ये आपके की पॉइंट्स हैं. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस इज देयर इज नो कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल बॉडी. तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है, नो कॉन्टैक्ट विद फिजिकल. सेकेंड सेंटेंस क्या है, समाधि मीन्स दैट द फिजिकल बॉडी इज इंटैक्ट बट द कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल बॉडी हैज बिकम वेरी मिनिमल. ठीक है. की पॉइंट्स क्या है, समाधि, फिजिकल बॉडी, इंटैक्ट, मिनिमल. ठीक है. तो फिजिकल बॉडी इंटैक्ट है बट मिनिमल है. आप सिर्फ ये वर्ड आप अगर पढ़ लो तो वो पूरा उतना लंबा सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा. फिजिकल बॉडी इंटैक्ट, मिनिमल. इंटैक्ट है बट मिनिमल है. मुक्ति मीन्स यू वॉन्ट टू बिकम फ्री फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ, नॉट बिकॉज यू आर सफरिंग. तो यहाँ पर क्या क्या की पॉइंट्स है, मुक्ति, become free, process of life and death, and because you are suffering भी है, I have not underlined. ठीक है. ये हो गया आपका पैसेज. और लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया है जिसने भी इसको यूज़ किया है कि दैट मीन्स मुक्ति इज फ्री वर्ड, है ना. तो दिस स्टेटमेंट डिसाइड्स द टोन ऑफ द पैसेज, है ना, कि ये किस तरह का पैसेज है. तो ये पैसेज जो है वो असर्टिव पैसेज है, कॉन्फिडेंट पैसेज है. वो कुछ चीज़ें बताते हुए असर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको कि ये है, ये है, ये है. कुछ पैसेजेस क्या होते हैं, बहुत ह्यूमरस होते हैं, उसमें फनी पॉइंट्स होते हैं, हंसी आ जाएगा. कुछ पैसेजेस क्या कैसे होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, आंसर्स, है ना, री आंसरिंग, ये सब रहता है. तो ये इसका टोन है. नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन में वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या होते हैं या की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं. व्हाट डेथ वैरी फ्रॉम समाधि, दिस आर द टू वैल्यू पॉइंट्स. मतलब एक व्हाट डेथ आर द की पॉइंट, व्हाट डेथ वैरी फ्रॉम समाधि आर द की पॉइंट्स. और ये की पॉइंट से आपको दो की पॉइंट्स, बहुत 3 है, राइट, 3 या 4 है, लेकिन उसमें से आपको 2 वैल्यू पॉइंट मिल रहे हैं. क्या 2 वैल्यू पॉइंट मिल रहा है, डेथ क्या है, व्हाट डेथ, एंड वैरी फ्रॉम समाधि, ये समाधि से वैरी कैसे करता है. तो 2 वैल्यू पॉइंट्स हैं इसमें. तो आंसर करते वक्त तो दोनों को आंसर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड सजेस्ट द मीनिंग फिजिकली कंप्लीट एंड अनडैमेज्ड. इसमें क्या है, एक ही वैल्यू पॉइंट है, आपको वर्ड या वर्ड्स बताने हैं जो कि क्या सजेस्ट करता है, फिजिकली कंप्लीट एंड अनडैमेज्ड. इस तरह के क्वेश्चन में कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि बहुत तकलीफदायक है, ये कैसे वापस कैसे जाएंगे, क्या समझेंगे. लेकिन देखो, अगर आपने यहाँ पर पहले से की पॉइंट ये किया होगा तो उसको जस्ट एक बार स्कैन करते ही आपको एक वर्ड दिखेगा, इंटैक्ट, बीचों बीच, इंटैक्ट. ठीक है. तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करने के लिए आप क्या लिखोगे, फिजिकल बॉडी इज इंटैक्ट. दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. फर्स्ट वाला आंसर मैंने नहीं बताया क्योंकि वो तो मतलब फर्स्ट 2 सेंटेंसेस आप लिख दोगे तो भी हो जाएगा, या उसको शॉर्ट करके खुद से अपने वर्ड्स में लिखो, है ना, ज़रूरी है, यूज़ योर ओन वर्ड. Right. Now let's come to the third question. The third question is the process of play opposes the culture of work just like, ये पूछा है. तो इसमें भी वैल्यू पॉइंट एक ही है. एक एनालॉजी दिया है कि प्रोसेस ऑफ प्ले इज ओपोज टू, मतलब ऑपोजिट है, ऑपोजिट तरफ है, टू कल्चर ऑफ वर्क. तो यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है, यहाँ पर ऐसा ये चीज़ है कि डेथ इज ओपोज टू the process of life is opposed to the culture of death or the point of death. The process of life is opposed to, यहाँ पर culture इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, यहाँ पर बोलोगे point of death. The process of life is opposed to point of death. ये आपका आंसर होगा. इज दैट क्लियर. तो एनालॉजिकल क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनालॉजी क्या है. क्या दोनों ही साइड में समान तरह से ऊपर जा रहा है, क्या एक साइड ऊपर जा रहा है, ग्रेटर, इफ समथिंग गोज ग्रेटर द अदर गोज डाउन, है ना, और समथिंग गोज हायर द अदर ऑल्सो गोज हायर, या दे आर गोइंग टोटली ऑपोजिट वे जैसे यहाँ पर हो रहा है. ये अगर आप समझ लो तो एनालॉजिकल क्वेश्चन आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है.
एंड एक और चीज़ मैं बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटैक्ट वर्ड का मीनिंग पता भी नहीं हो तो भी ये जो क्वेश्चन है इसके की पॉइंट और जो पैसेज है उसमें अगर आपने की पॉइंट देख लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा इंटैक्ट का मतलब है अनडैमेज या कंप्लीट, समझ में आ जाएगा कॉन्टेक्चुअली, एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा. दैट्स हाउ यू गेट टू कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस आंसर. ओके, now come to marking scheme. So I have picked up one marking scheme given by Teachu which is available in the internet as well. देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, the term poor quality medicines is considered to be a catch all because it, है ना. तो अभी एक क्वेश्चन है और इसका मैंने ऑब्वियसली पैसेज के साथ नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का वैल्यू पॉइंट क्या होगा और हम लोग को ये मार्किंग स्कीम जब मिलेगी तो हमको गाइडेंस ऐसे एग्जामिनर हम लोग को गाइडेंस क्या दिया जाएगा और उस हिसाब से हम लोग कैसे मार्क करेंगे. तो इसमें क्या है, वैल्यू पॉइंट्स क्या है, इंक्लूड्स मेडिसिन दैट आर बोथ फेक एंड फेल टू मीट अप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड. तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा कि ये मेडिसिन जो नंबर डी है वो आंसर है आपका, है ना. ये मेडिसिन को वही जो कि फेक और फेल होते हैं एंड डज नॉट मीट द अप्रोप्रिएट क्वालिटी, वो उसके बारे में बताया है. और गाइडेंस क्या दिया है, अवॉर्ड 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर, देर इज नो पार्शियल क्रेडिट. मतलब यहाँ पर एक ही वैल्यू पॉइंट का क्वेश्चन है तो एक ही वैल्यू पॉइंट मांगा है और एक ही वैल्यू पॉइंट आपको मतलब यहाँ पर जब आप आंसर करोगे इस तरह का क्वेश्चन का जब आंसर करोगे आप सिर्फ डी नहीं लिखोगे, ठीक है, या सिर्फ वहाँ में से एक फ्रेज उठा करके नहीं लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखोगे. द टर्म पुअर क्वालिटी मेडिसिन इज कंसिडर्ड टू बी अ कैच ऑल बिकॉज इट इंक्लूड्स, नंबर डी का पूरा लिखोगे, इंक्लूड्स मेडिसिन दैट आर बोथ फेक एंड फेल टू मीट अप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड. क्यों लिखोगे, क्योंकि इसमें वैसे भी कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, कोई मतलब हाफ पॉइंटर नहीं है, तो यहाँ पर काटने का चांस एग्जामिनर के पास है. तो अगर आपने पूरा नहीं लिखा और आपने सिर्फ डी दे दिया तो एग्जामिनर चाहे या पसंद ना करे या उस टाइम पे मूड ठीक ना हो तो पूरा मार्क्स नहीं देगा, वो हाफ मार्क देगा. इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड? Because the passage was from Sadhguru, so I'm ending with a quote from Sadhguru as well, and I'm also providing you home task or practice exercise. The practice exercises the previously mentioned passage जो मैंने already आपको जिसके साथ मैंने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, उस पैसेज का टाइटल प्रोवाइड करो. टाइटल जो है वो शॉर्ट एंड सिंपल एंड प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, इजी वर्ड प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए. बहुत लंबा टाइटल होगा तो कट जाएगा और कंस्ट्रक्शन अगर गलत होगा तो भी मार्क्स कट जाएंगे, अदरवाइज टाइटल में फुल मार्क्स आता ही है, ठीक है. एंड ऑल्सो फ्रेम 2 questions from that passage with their value points in your own word. For practice you can definitely give those questions or the title which I have asked you in the comment segment. And one more thing, as a newly enlisted YouTuber, I have a message to give you which is actually reflected in the given message by Sadhguru. Can you tell me what it is? And if you can, tell me through the comment section, write it and leave a message there. Okay, so the message is, be or busy. My deepest song has not been sung yet, still in wait for Dean to settle and silence to blossom. When I sing that song, will you be or busy? That is by Sadhguru, but that is what I want to convey as well. And one final tip, never reread the confusing words but the entire sentence to check and clarify. कभी भी सिर्फ वर्ड को पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा, वर्ड को पढ़ लिया नहीं, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है. reread the sentence, reread the previous sentence if possible, right? Please do like, share and subscribe, leave comments for more. अगर गाली देना है तो गाली दे दो, but please comment. Okay, good day and thank you.